जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत, इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सवारापोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था, खूब घूमता था, गर्मी के बावजूद खूब काम करता था, अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब भी रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता था कि गुलाबी पखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब भी कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी की पर एक हाथ टेके हुए बैठी है। उसे लगता कमरे में जब भी धूप की सौरभ लहरा रही है, हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह अब संभल रहा है, वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान में से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पीसे हुए पूजा गीत फिर से स्वरवर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस झलक रहा था, रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों में समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और व्रज की वंशी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच रही थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के भला किसकी थी? वह सुधा में हो गया था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का पत्थर आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला जाए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसे लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा। बिनती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता, रेडियो बजाता, शाम को घूमता, सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता, सुधा के प्यार के बादलों में मुँह छुपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई आएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी ना लिखे। यह उसके लिए चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर खिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह। और जो तुमने कह आई हूँ उन बातों पर ध्यान रहेगा। मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा ने एयर मेल से उसने एक खत भेजा जिसमें बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था, लेकिन वह पैसों पेश में पड़ गया। सुधा चाहे या न चाहे वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना
उसके सूत्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे चंदर केंद्रीय सरकार की किसी ऊंचे पद पर आए। यह उसका सपना था। चंदर को कॉलेज के स्वच्छंद और हठीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला जाएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब पढ़ कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था, सोच रहा था अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, वह भी साइकिल लेकर। उसे बिजली जला दी। तार वाला साइकिल खड़ी कर तार वाला लान पर चला गया। तार देख गया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ, स्टेशन पर सरकारी कार होगी, स्लेटी रंग की। उसके मन में फौरन कहा, चंदर हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और मालिक को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं। अंध नौकर को टेची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। ठाठ से चला। कानपुर में उसने शादी चाय पी। इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके पश्चाताप स्वरूप एक आने की पकौड़ी और 2 आने का दाल मोठ से उत्तर पूर्ति कर रहे थे। आतरन स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। आतरन में एक छोटी सी बड़ी लाइन क्रॉस करती है। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांककर देखा। निस्संकोच उसने प्रथुल उदर पर कह प्रहार करके कहा, वो देखो रेलगाड़ी के सर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे उछलकर बोले, बाप रे, उल्टी गई रेलगाड़ी। जल्दी ही सामान उतार लूट गए राम, ये तो जंगल है। कहते थे जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतर कर कोई औरत हाथ में एक गठरी नीचे लाई और अंदर जो ही खुशी की मारवाड़ी बोला, बुढ़ी यह सेकंड क्लास है, कोई सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्णिकन को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाओ, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से गार्ड को तार तमात लगत है, जोन बुलाई वो मोटका कत्तू। चंदर हंस पड़ा। कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बार गाड़ी उस समय व्रज क्षेत्र में थी। वह यहाँ अवधि की सफल वक्ता कौन है, उसे घूमकर देखा। वह एक बुढ़िया थी। फिर मुड़ाए उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जावे। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तो वो बोलिया टप्पू से, हम ऐसे धमकावे में ना आवत, ई कानपुर जाई। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा, फिर जाने क्यों रुक गई। चंदर की ओर देखने लगी, फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत है तू? ओ बुआ जी, सिर मुड़ा लिया तो पहचान में नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई, बोली, ओ नट्टी नैया मर गई कि अभी ही है?
कौन? ओए बिनती, मरेगी क्यों? भैया स्कूल तो हमार कुल डुबो दियत, लेकिन जैसे ऊ हमरी बिटिया के मड़वा तरह से उड़ाऊ लेहिन वैसे भगवान चाहे तो उन्हों की लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआजी बोली, अब हमें का करे को है? अब सो मोह माया त्याग दिए है, लेकिन हमरे त्याग में कुछ समर्थ है तो स्कूल को बदला मिले है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआजी, बेचारी कभी समझ नहीं पाई कि बिनती उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। मजा तो यह है कि एक ही वाक्य पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासना का शाप हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी थी। वह भागा। बुआजी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू किया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल की दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर ना मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को कोई विशेष दिक्कत ना होती। लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहाँ मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे स्लेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था। सामने तिरंगा, आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा था। पीछे एक शख्स सिख ड्राइवर खड़ा था। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं ही था। फिर भी वह खड़े पड़े रोप से गया। ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं चंदर बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कूली को एक अटैची के लिए एक अट्ठी दी। मोटर उड़ती। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राज मुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से शोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन द्रंथ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा था। चंदर तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद समय उसे अपने मन पर हंसी आ रही थी। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है, वे भी तो बेचारे आदमी हैं। इतने दिनों में से प्रभुसत्ता के प्यासे, बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे से उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला। बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था। बाल अस्त व्यस्त थे। आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो तुम? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा। चंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बांह पकड़कर सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना। डॉक्टर साहब कहाँ है? अंदर है। अब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी सुधा।
दे दी। चंद्र को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? विंती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई, कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास फीकी बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग को सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी। सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंद्र के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंखें के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंद्र ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर से पूछा। डॉक्टर साहब सब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंद्र के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए। बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंद्र, और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंद्र ने फिर उतने ही दुखी स्वर से पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंद्र की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबर्सन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंद्र का कंधा पकड़कर बोले, चंद्र किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंद्र उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। जैसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई, नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंद्र, अभी आता हूँ। चंद्र ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो। चंद्र ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ मैं समझ नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी, सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उसने साथ ही 3 डॉक्टर थे, एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत निभार होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराई मत। अब तो तक जरूरी अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा, तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए एक, होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। अभी इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंद्र चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कहराना शुरू किया, उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए। चंद्र से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नाचते जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उसकी भयानकता को, जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई थी। फिर सहसा इस पूरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंद्र ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए, जाकर खड़े हो गए। चंद्र ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियां का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था।
आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मरती गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया। आंखें बंद कर किए हुए उसने करवट बदली, फिर घर आई। सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। बिनती बोली, डॉक्टर साहब से मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे, आज नर्स से ही है। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो गई थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो लो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सब खिड़कियां खोल दी, चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर बाहर घबराए हुए से आए। क्या बात है सुधा, क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिनती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे, फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई, बोली, देखो तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना, लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विशाखापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने गया था। चंदर घबरा गया था। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था। रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराई मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई। फिर उसी तरह दर्दनाक कराहे सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया। बदन अगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे ही सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हो। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा के ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली। नर्स को देखकर बोली, कौन केसु? आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोले, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए हैं। सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है। जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला लाओ जा उसे। बिनती फक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कह रहा कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ खुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आया। रुदे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए हैं सुधा। डॉक्टर साहब कुर्सी पर बड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली। चंदर को देखते ही फिर जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो क्या? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। अब क्या चाहिए? इतना कहा
तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं कहे। नर्स ने इशारा किया। चंद्र कमरे से बाहर आया, कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, केशु तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। केशु बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। है अच्छा, पापा कहाँ है? सुधा ने कहरा कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा? अभी तक तुम इतने में पुकारा, न तुम बोले न चंद्र बोला, हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराजा ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नानकटाई बनाई है। डॉक्टर शुक्ला लोते हुए चले गए। प्रीति ने चंद्र को बुलाया। देखा चंद्र कुर्सी पर हथेली में मुंह छुपाए बैठा था। प्रीति गई और चंद्र के कंधे पर हाथ रखा। चंद्र ने देखा, सिर झुका लिया। चलो चंद्र। दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंद्र को देखते ही बोली, चंद्र आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने, जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान के पास नहीं आऊंगी। डेलियर्स अब भी है। नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंद्र का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखें पर रख ली। बोली, ये कौन आ गया? ये चंद्र नहीं है, चंद्र नहीं है। चंद्र होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंद्र को क्या जवाब दूंगी? चंद्र को बुला दो केशु, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। पिंती और चंद्र बाहर चले गए। पिंती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा साया था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया, कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल से ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला मवाद आ रहा था, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था। चंदन ने फौरन फोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई। खुदा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। तीन घंटे में इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो आपकी लड़की को वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे। बाहर गर्मी की भयानक लू कर जानवरों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सहराने बैठे थे। पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए पिंती और चंद्र बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे रहकर पिंती सिसक उठी थी। लेकिन चंद्र ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा की निशासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंद्र का हाथ बिनती की गोद में था। एक मुख संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंद्र कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देखा पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुखा देता है। चंद्र कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञा हाथ नीरव निर्शेष्ट, घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक रही थी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंद्र ने पिंती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया।
पिंकी कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। पिंकी और चंदर उठकर आ गए। हाँ चंदर, तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। हमारी खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए? चंदर, कल रात को ही आ गए थे हम। चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक अच्छे भी हो गए होते। वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा। डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। जी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। देख दिया सुधा, चंदर ने कहा। सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? चंदर, उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लूं। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो कि अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी। अब 1 बज रहा है। देखा? सुधा ने कहा। पिंकी, हाँ पिंकी आई। सुधा ने उसका हाथ चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया है वैसा ही करना। अच्छा पापा, तेरे जिम्मे है। पिंकी रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो। तुम? सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ, सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर पीछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया। मैं चुक नहीं सकती बेटी, यहाँ आ। चंदर के पैर छू और अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे पर लगा दी। मुझसे झुका नहीं जाता। पिंकी ने रोते हुए सुधा के माथे पर चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर मुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो इधर। आओ चंदर, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में ना छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो चंदर। सहजा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबराकर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। पिंकी भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं चाहती हूँ उसके साथ। घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक एक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ। पिंकी, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा पर सिर चंदर का भां पर लुढ़क गई। पिंकी को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। एक एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले में पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने।
जिंदगी का ये अंतिम चक्कर एक वक्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी। विदुष महासागर की तरह बुकी लहरों की बाहें पसाकर वह किसी को दबोच लेने के लिए उकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम, सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान को के घोंसले से भयभीत व्यंग्य शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंद्र शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। वह बूढ़ा सा लगने लगा था। वह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंद्र आज जाओ, उसके फूल छोड़े आओ, लेकिन देखो शाम को जाना, अब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। अच्छा। चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंद्र चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंद्र ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंद्र ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुकी। हल्की चांदनी मेले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंद्र बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई थी। दोनों खामोश थे। फिर पतवारों की झपझप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी। बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ तुमने आए हैं, जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम सन्नाटा। चंद्र सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंद्र ने सिर उठाया। औलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर बोला, बिनती यदि रोई तो यही फेंक देंगे उठाकर। कमबख्त भागी। बिनती चुप हो गई। चंद्र चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा है। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली, अपने आंचल में बांधने लगी। चंद्र ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर टपक कर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली। कुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। झट से कपड़े सहित राख फेंक दी। आक्रोश दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदा ने पागलों की तरह बिनती को धकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चंद्र जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि पानी लेकर मुंह धोया। बिनती के आंचल से पहुंचकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, तेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंद्र का गला भर आया। आंखें और आंखों में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूंगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है। बिनती चंद्र ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख से सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंद्र ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाए मिलती जुलती हुई जल्दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सा फूट फूट कर बिखर चुका था। नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। समाप्त। उम्मीद है यह बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।